हैं ध्रुवण के बारे में विस्तार से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुवण की। तो देखो सिंपल से अगर बात की जाए कि ध्रुवण क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य से एक प्रकाश जो आपको प्राप्त होता है वो अध्रुवित होता है। तो आप कहेंगे सर अध्रुवित प्रकाश क्या होता है? अध्रुवित प्रकाश वो होता है जो सभी दिशाओं में समान रूप से गमन करता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम प्रकाश को किसी एक विशेष दिशा में सीमित करना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित यानी सूर्य का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश या कोई प्राकृतिक आप स्रोत के बाद में कृत्रिम स्रोत की भी बात कर सकते हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इन सबसे जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो क्या होता है आपका, वो अध्रुवित होता है। और उसको हमें क्या बदलना है, उसको ध्रुवित में बदलना है, अर्थात जो सभी दिशाओं में जा रहा है उसको समान रूप से क्या करना है, एक विशेष दिशा में सीमित करना है। जैसे हमें इसको समझते हैं थोड़ा कि मान लीजिए कि एक EM वेव है। ठीक है, अब EM वेव में अगर ये माने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी दिशाओं में समान रूप से क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें क्या करें, इसे हम केवल एक दिशा में सीमित कर दें ऐसे। तो हमने इसमें से क्या किया, EM को बाहर निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर निकाल लिया। अब हमने इसको एक विशेष दिशा में क्या कर दिया, सीमित कर दिया। यहाँ ये क्या था, सभी दिशाओं में जा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, अध्रुवित हो जाएगा। और ये क्या हो गया, अब इसको जब हमने एक विशेष दिशा में सीमित कर दिया तो ये बच्चों बन गया क्या, ये ध्रुवित प्रकाश बन गया। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। तो बच्चों देखो, अध्रुवित प्रकाश को किस में बदलना है, आपको ध्रुवित प्रकाश में बदलना है। ठीक है, या अध्रुवित प्रकाश में से क्या निकालना है बाहर, ध्रुवित प्रकाश से निकालना है और उसे प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया ही बच्चों क्या होती है, ध्रुवण पोलराइजेशन कहलाती है। ठीक है बच्चों, आसानी से इसकी परिभाषा आपके समझ में आ गई है। अब जिस डिवाइस के द्वारा, जिस युक्ति के द्वारा ये किया जाता है उसे बच्चों क्या कहेंगे, सीधी सी बात है, उसे ध्रुवक कहेंगे। ध्रुवण करने वाला ध्रुवक कहलाता है। फ्रेनेल, देखो फ्रेनेल ने इसके बारे में बताया था क्या, देखिए जब तक ध्रुवण नहीं आया था तब तक ये कहा गया था कि जो प्रकाश की जो तरंग की जो प्रकृति है वो अनुदैर्ध्य है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और द्रव्य तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगों की बात की जाए तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुदैर्ध्य और एक होती है अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंगों में हम जैसे हम बात करते हैं ध्वनि तरंगों की, तो अनुदैर्ध्य तरंगों की परिभाषा ये हो जाएगी कि जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग। और इसका दूसरा प्रकार है वो है अनुप्रस्थ तरंग, जिसकी हम यहाँ बात करने वाले हैं। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होते हैं, प्रकाश तरंग के जो कंपन होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, लंबवत, यानी कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, ये आपका अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शाने वाला है। या सामान्य उदाहरण की बात करूँ, मान लीजिए तनी हुई डोरी को आप बीच में से पकड़ कर हिलाकर छोड़ दो, तो ऐसे इस प्रकार से क्या होते हैं, आपके वाइब्रेशन उसमें बनते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन बनते हैं वो ऊपर नीचे की ओर बनते हैं, सरंग और गर्त के रूप में वो वाइब्रेशन बनते हैं। उन प्रकार की जो तरंग होती है ना, उन तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो फ्रेनेल ने सबसे पहले बताया था, यानी ध्रुवण से पहले ये कहा गया था कि अनुदैर्ध्य होती हैं, लेकिन बाद में फ्रेनेल ने ये कहा था कि ये जो प्रकाश तरंग होती है ना वो क्या होती है, वो अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, अब इन्हें अनुप्रस्थ क्यों कहा गया, तो यहाँ से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि ध्रुवण जो है ना, ध्रुवण की घटना की व्याख्या केवल किस में होती है, अनुप्रस्थ तरंगों से ही संभव है। ध्रुवण की व्याख्या केवल अनुप्रस्थ तरंगों से ही संभव है, क्योंकि इसमें प्रकाश सदिश के कंपन लंबवत दिशाओं में भी क्या करते हैं, गमन करते हैं, एक दिशा में सीमित नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश है वो सभी दिशाओं में समान रूप से गमन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें तो क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे, कि निम्न में से ध्रुवण किन तरंगों में संभव नहीं है। अब ध्वनि तरंग है तो ध्वनि तरंग में संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, अनुप्रस्थ की। तो अनुप्रस्थ से संबंधित तरंगों में ही क्या होते हैं, ध्रुवण की व्याख्या की जा सकती है। तो यहाँ से पता लगा था कि प्रकाश तरंग की प्रकृति तो कैसी है, वो अनुप्रस्थ है। ठीक है, ध्यान रखना, ध्रुवण किन तरंगों में संभव होता है, तो आप बताएंगे अनुप्रस्थ तरंगों में, क्योंकि माध्यम के जो कण है वो सभी दिशाओं में क्या होते हैं, गमन करते हैं लंबवत रूप से। ठीक है, चलो, अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्रुवण किन तरंगों में संभव है, तो आप कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगों में। क्यों है, तो आप ये जवाब दे देना, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। फिर देखिए मैक्सवेल के अनुसार बात करें तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में डायग्राम बताकर तो समझाया था कुछ इस प्रकार से, ये उसी प्रकार से बात कर रहा है कि मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र सदिश भी होता है, और दोनों क्या करते हैं, समान कला में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है,
तो अब ये गति करते हैं तो उस वक्त तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं बच्चों, ये अभिलंबित तल में क्या करते हैं, ये गति करते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर जो विद्युत क्षेत्र सदिश ई सदिश है और चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश है और तरंग संचरण में 3 चीजें होती है ना। जैसे ये हो गया आपका, ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र। एग्जाम में अब आता भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दर्शाइए, तो ये आपके इलेक्ट्रो हो गई और इसको थोड़ा आप परपेंडिकुलर कर दीजिए, आप ऐसे ऐसे। ठीक है, तो देखो एक तो हो गया आपका ई सदिश, एक आपका हो गया बी सदिश, तो तीसरा अक्ष क्या बच गया, यहाँ पर अक्ष बच रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगी, तरंग की गति की दिशा यानी वी सदिश, उसका वेग आगे की ओर बढ़ता जाएगा। और तीनों परस्पर क्या होते हैं बच्चों, अभिलंबित होते हैं। अर्थात प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती है। विद्युत सदिश प्रकाश सदिश की तरह कार्य करता है, यानी जिस प्रकार से ये विद्युत सदिश ऐसे घूम रहा है तो उसी प्रकार से हम ये मानेंगे कि प्रकाश सदिश भी क्या कर रहा है, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, प्रकाश सदिश भी क्या कर रहा है, यहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम जैसे स्टार्टिंग में बात की थी अद्वैत प्रकाश कि सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश, तो उसकी परिभाषा क्या होगी, वह प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन तरंग संचरण के अभिलंबित सभी दिशाओं में विद्यमान होते हैं। बिल्कुल, सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से गमन करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों, अद्वैत प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अद्वैत प्रकाश से होता है, समझ गए। तो अद्वैत प्रकाश को हम कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे, जो सभी दिशाओं में समान रूप से गमन कर रहा है उसको हम तीर, ऊपर नीचे तीर लगाकर क्या करेंगे, उसको प्रदर्शित करेंगे। और अगर हम बात करें यदि अद्वैत प्रकाश को जैसे ध्रुवक, जैसे टूरमैलिंग क्रिस्टल, टूरमैलिंग क्रिस्टल क्या करता है, अद्वैत प्रकाश को बदलने की प्रक्रिया में एक उपकरण होता है। और एक और होता है पोलराइड, जो हमारे कोर्स में भी है और मोस्ट भी है, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे पोलराइड को इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, इनके द्वारा प्रकाश सदिश के कंपनों को क्या करते हैं, एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाए। देखो ये सारे क्या थे, सभी दिशाओं में समान रूप से क्या कर रहे थे, गमन कर रहे थे। अब इनको हमने क्या किया, यहाँ पर या तो मान लो टूरमैलिन क्रिस्टल लगा दिया या हमने पोलराइड लगा दिया, और लगाने के बाद हमने क्या किया, उन कंपनों को किसी एक विशेष दिशा में सीमित कर दिया, किसी एक दिशा में उनका गमन करवा दिया। तो इसे बच्चों जो प्राप्त होगा उस प्रकाश को हम क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। आगे में तो ये परिभाषा हो गई किसकी, अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश की। अब बच्चों हम बात करते हैं कि वाइब्रेशन होते हैं। ठीक है, प्रकाश सदिश के भी क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। तो एक होता है कंपन तल और एक होता है ध्रुवण तल। ठीक है, तो कंपन तल और ध्रुवण तल देखिए आप इसमें कंपन तल, कंपन कैसे होते हैं, अभिलंबित होते हैं। तो अभिलंबित होते हैं तो अभिलंबित तीर निशान से अभिलंबित चले जाइए, तो ये बन रहा है आपका PQRS, लंबवत इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर। तो ये तो आपका हो गया क्या, कंपन तल। और जहाँ ये घटना हो रही है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ध्रुवण तल। ठीक है, परिभाषा से बात करते हैं, वह तल जिसमें प्रकाश सदिश के संचरण की दिशा तथा प्रकाश सदिश के कंपन दोनों विद्यमान होते हैं, क्या होते हैं, कंपन तल कहलाते हैं, क्योंकि हमने कहा अभिलंबित रूप से गमन करते हैं। और ध्रुवण तल वो होता है जो कंपन तल से लंबवत, वह तल जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन विद्यमान नहीं होते, क्या होता है, ध्रुवण तल कहते हैं। और कंपन तल, ये खास बात है, ये खास बात है भाई, कंपन तल और ध्रुवण तल के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, तो आप बताएंगे सर 90 डिग्री का होता है, क्योंकि दोनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसमें है कि समतल ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो मेथड है बच्चों, वो है परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, द्वितीय अपवर्तन द्वारा, द्वितीय विवर्तता के द्वारा और परिकरण के द्वारा। हमारे कोर्स में जो दिए गए हैं वो एक तो है परावर्तन द्वारा और एक है परिकरण के द्वारा। ठीक है, तो हम और नहीं पढ़ेंगे, केवल परावर्तन के द्वारा और परिकरण के द्वारा, इन दो की ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, यानी हमें प्राप्त करना है समतल ध्रुवित प्रकाश। और मेथड है हमारे पास 5, लेकिन कोर्स में हमारे 2 ही हैं, जिसमें पहला मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा है, परावर्तन के द्वारा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे। तो देखो जब कोई अध्रुवित प्रकाश है बच्चों, वो किसी पारदर्शी, पारदर्शी से पानी दिख रहा है आपको, पानी के आप अंदर की ओर देख सकते हो, कांच है, पानी है, कांच है, तो ये आप देख, पानी और कांच में आपको क्या होता है, अंदर से आराम से दिख जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे पारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी अध्रुवित माध्यम पर हमें क्या करना है, अध्रुवित प्रकाश को आपतित करवाना है। तो जो परावर्तित प्रकाश है वो क्या होता है, आंशिक समतल ध्रुवित हो जाता है। ठीक है,
देखिए आंशिक समतल ध्रुवित का मतलब होता है जिसमें तीव्रता कंप्लीट जीरो ना हो, तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है लेकिन तीव्रता जीरो नहीं हो रही, उसे हम कहते हैं आंशिक समतल ध्रुवित कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप समझिए इस चित्र को कि ये देखो यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और ये चित्र के अंदर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि परावर्तित भी हो रहा है, ठीक है। चलो देखिए अब इसमें खास बात ये होगी कि हम इसे कोण से क्या करवा रहे हैं, आपतित करवा रहे हैं। तो आपतित करवा रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा एंगल होता है जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पढ़ चुके हैं कि एक विशेष कोण के पश्चात क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें पता है कि एक विशेष कोण से हम जब ये जो परावर्तित किरण प्राप्त करेंगे ना, वो एक विशेष कोण से ही आपको क्या होगी, प्राप्त होगी, अदरवाइज तो प्राप्त होते ही नहीं है। तो हम एक विशेष कोण की बात करेंगे और विशेष कोण इसके अंदर आएगा ब्रूस्टर कोण, ब्रूस्टर कोण, या इसको हम कहेंगे ध्रुवण कोण। ठीक है, ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण, और इसे हम लिखेंगे IB से। चलो एक बार आगे बात करते हैं। वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने बताया था कि एक निश्चित आपतन कोण, जैसे अभी बात की थी अपन ने, एक निश्चित आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। ठीक है, परावर्तित प्रकाश, इस निश्चित आपतन कोण को बच्चों क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है। अब हम इसे पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। बहुत ही शानदार है और टॉपिक एग्जाम में आता है, समझ लीजिए, बिल्कुल छोटा सा है, ये समझिए आप। n बराबर क्या है, 10IB। देखिए n का मतलब यहाँ अपवर्तनांक से है। देखो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, n को लिखते हैं म्यू से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप म्यू से लिख रहे हो तो म्यू से लिख सकते हो, लेकिन क्या है कि हमारी किताब के अंदर इस n के रूप में अपवर्तनांक को दिखाया गया है। ठीक है, तो n के रूप में दिखाया गया है, तो n बराबर क्या हो गया, 10IB हो गया। तो अब इसको आप क्या बनाएंगे बताओ। आपको तो उससे सीधा एक फॉर्मूला याद करना है, यानी अपवर्तनांक का मान। ठीक है, और IB क्या है, IB आप कहेंगे सर अभी हमने पढ़ा है ध्रुवण कोण है, तो ध्रुवण कोण है। और टेन क्या होता है, टेन को हम हिंदी में कहते हैं टेंजेंट को स्पर्शज्या। टेन थीटा का मतलब होता है टेंजेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पर्शज्या। तो आप कहेंगे कि जो अपवर्तनांक है वो ध्रुवण कोण की क्या है, स्पर्शज्या के बराबर होता है। देखिए इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी n हो गया, ठीक है, ब्रूस्टर कोण IB हो गया, कि स्पर्शज्या मतलब 10, तो 10IB हो गया, के बराबर होता है, अर्थात n बराबर 10IB। एग्जाम में एक न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, कौन सा उसमें क्या होता है, या तो आपको अपवर्तनांक का मान देंगे, ठीक है, और अपवर्तनांक मान आपको कितना दे दिया हमने, यहाँ पर आपको मान दे दिया √3। तो √3 अगर आप यहाँ रखोगे तो √3 बराबर 10IB, और IB बराबर 10 इनवर्स कर दो इधर, तो 10 √3 के लिए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि या तो आपसे पूछेगा कि √3 अपवर्तनांक के लिए ध्रुवण कोण का मान कितना होता है, या आपसे पूछेगा कि ध्रुवण कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखो, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, इसलिए हमने एक यहाँ अलग से एक पॉइंट इसके अंदर ये रखा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब ब्रूस्टर के जो प्रयोग था उसमें यह भी सिद्ध हुआ था कि जब अद्वित प्रकाश को पारदर्शी माध्यम की सतह पर ब्रूस्टर कोण से आपतित करवाते हैं तो उसमें एक किरण क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, और एक अपवर्तित हो रही है। ठीक है, और ये दोनों किरण जो बच्चों है ये क्या होती हैं, परस्पर अभिलंबित होती हैं। ये देखिए आप, दोनों किरणें परस्पर क्या होती हैं, अभिलंबित होती हैं। और अब हम यही बात क्या करेंगे, यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे कि किस प्रकार से ये दोनों किरणें क्या होती हैं, परस्पर अभिलंबित होती हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि परावर्तन के द्वारा जो समतल ध्रुवित प्रकाश आप प्राप्त करते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो ब्रूस्टर कोण से यानी ध्रुवण कोण से अगर किसी प्रकाश किरण को हम किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित करवा रहे हैं अद्वित प्रकाश को, तो हमें एक अपवर्तित किरण और एक परावर्तित किरण प्राप्त होती है, और दोनों परस्पर अभिलंबित होते हैं। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए बच्चों सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे कि n/1 बराबर क्या करेंगे, साइन I और क्या करेंगे, साइन R। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं, ये होता है स्नेल का नियम, जो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहले वाले मतलब अपवर्तन वाले वीडियो में हम इसके बारे में जान चुके हैं। तो यहाँ देखिए n/1 को हम सोल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा n2 बट्टा n1 हो जाएगा। ठीक है, और साइन I भी होता है, बट्टा में क्या आ गया, साइन R आ गया। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आनी चाहिए। अब साइन I भी बट्टा ये हो गया साइन R, तो n2 को अपन मान लेते हैं
N2 को तो n मान लेते हैं कि दूसरे माध्यम में जा रहे हैं, और हवा वाला जो माध्यम है उसका मान कितना हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। हवा के लिए अपवर्तनांक कितना है, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n/1। तो ये तो हो गया आपका n। ठीक है, बटा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब साइन आपतित कोण क्या है आपका, आपतित कोण है आपका IB, और जो अपवर्तित कोण है वो आपका बनेगा R। तो ये हो जाएगा n बराबर साइन IB बट्टा साइन R। कहाँ से, ये आ गया स्नेल के नियम से, n बराबर साइन IB बट्टा साइन R हो गया। इसको आप डाल देंगे समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं, स्नेल का नियम हो गया। दूसरा जो नियम बनेगा, दूसरा जो समीकरण बनेगा वो बनेगा ब्रूस्टर के नियम से। तो वो भी सिंपल सा है, हमें पता है कि n बराबर होता है tan IB। ठीक है, अब tan IB होता है तो n बराबर हो गया साइन IB कोस IB। कैसे, आपको पता है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ये लीजिए tan थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा हो गया। तो इसी प्रकार से हमने क्या कर दिया यहाँ पर IB, तो साइन IB बट्टा क्या हो गया, कोस IB हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 वहाँ बन गया, समीकरण 2 यहाँ बन गया, तो दोनों क्या कर दें अपन, बराबर रख देंगे। बराबर रखते ही आपको दिख रहा है कि सर साइन IB से साइन IB के तो नमस्ते हो जाएगी, मतलब एक दूसरे को कट कर देंगे, बचेगा क्या, साइन R ओके, कोस IB कोस IB। ठीक है, अब दोनों का अगर बराबर करें तो कोस को हम किस में ले जाएंगे, साइन में, और साइन में अगर आप ले जाओगे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा में आ जाएगा 90 माइनस IB। और हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये आ गया साइन से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, R बराबर 90 डिग्री का और माइनस IB हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया माइनस IB। ओके, और अब देखो IB को आप इधर ले आओ, तो ये हो गया IB प्लस R बराबर 90 डिग्री। यानी ये तो आपका क्या था, उस पर आप आपतित करवा रहे थे, और ये आपका क्या था, अपवर्तन कोण था। ये दोनों का मान क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें एक दूसरे की क्या होती हैं बच्चों, लंबवत होती हैं। तो इस प्रकार से एक छोटा सा टॉपिक एग्जाम में आ सकता है, तो हमने यहाँ पे इसको सोल्व कर लिया है। यानी ये हमें क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। आपतित किरण अपरावर्तित किरण होगी, अपरावर्तित होगी अपवर्तित किरण होगी, ये हमें 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसी में एक और टॉपिक कई बार पूछ लेते हैं और हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ये क्या आ गया। वो जो पहला वाला जो टॉपिक था वो तो था कि आपको बताना है कि अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर क्या होती हैं, अभिलंबवत होती हैं। अब हम बताना है कि ब्रूस्टर नियम को प्रूव करना है, किसको, ब्रूस्टर नियम का प्रूफ करना है, और किसके द्वारा, परावर्तन विधि से करना है। ठीक है, और परावर्तन विधि में हमें ये पता है कि IB प्लस R क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ओस्नेल का नियम हम जानते हैं, N21 बराबर साइन IB, और बट्टा में क्या होता है बच्चों, साइन R होता है। अब साइन IB बट्टा साइन R होता है, और N21 को हमने खोल दिया N2 बट्टा N1 में। अगेन N2 को कर देंगे हम N, और N1 यानी हवा, हवा को हम कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा N बट्टा 1 बराबर साइन IB ओके, और ये आपका हो जाएगा साइन R। ठीक है, सोल्व कर दिया। चलो लिखते हैं इसको आगे। देखो जब इसमें n बराबर क्या आ गया, साइन IB बट्टा साइन R आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ये करेंगे कि हमें पता है कि R की वैल्यू हो सकती है कैसे, IB प्लस R बराबर क्या हो गया 90, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, R की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो R की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस IB, तो इसको यहाँ रख दो। जैसे आप रखोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे बन रहा है तो आप खुश हो रहे हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और कोस थीटा होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस IB। और ये भी एक और खुशी आपको मिलेगी, जब साइन और बट्टा कोस दिखेगा तो आप कहेंगे सर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। और ये हमारा क्या है, ये बच्चों हमारा ब्रूस्टर नियम है। बहुत शानदार, यहाँ पर दोनों टॉपिक बहुत ही शानदार थे। कौन सा, एक तो हमने प्रूव किया था अभी IB प्लस R बराबर 90 डिग्री, और अब हमने प्रूव किया n बराबर 10 IB यानी ब्रूस्टर का नियम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक इस वीडियो का एक पार्ट मान सकते हो आप। और अब इसी के अंदर में एक और शानदार टॉपिक पढ़ रहे हैं, पोलेराइट। पोलेराइट बच्चों जो होता है वो जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि AC कोच के डिब्बे रेलगाड़ी में, उसमें क्या होता है, दूसरी साइड में दिखता नहीं है, या फिर हम धूप में जा रहे हैं ना, तो हमें काले चश्मे पहन रखे हैं। तो काले चश्मे पहनने से क्या होता है कि जो विकिरण लंबवत आते हैं, देखिए पहली बात, जो पोलराइड होता है ना वो एक द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्विवर्णता एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसके अंदर प्रकाश की किरणें दो प्राप्त होती हैं। तो एक किरण, जैसे अब चश्मा है, चश्मे से अगर इस तरीके से आ रही है तो वो तो क्या होगी, चली जाएगी, मतलब अवशोषित होगी। और एक आपको दिख भी रहा है
एक किरण आपसे क्या हो रही है, चश्मे से क्या हो रही है, लंबवत प्रसारित हो रही है, दिख रहा है, इसका मतलब एक किरण तो आपके काम आ रही है और एक किरण वहां से गायब हो गई। तो क्या हो गई, जो तीव्रता थी बाहर वाले प्रकाश की उसको क्या कर दिया, चश्मे ने कम कर दिया, इसलिए हमें क्या हुआ, वहां पर चारों तरफ सादा दिखता है। यानी आप ये समझ गए कि दो किरणें प्राप्त होती हैं, एक किरण तो पारगमित हो जाती है, भाई चश्मे से क्या हो गई, पारगमित हो गई, और एक क्या हो गई, एक अवशोषित हो गई। ठीक है, इसलिए हमें वहाँ पर ज़्यादा फर्क मिल जाता है और धूप के बजाय हमें वहाँ बिल्कुल चारों तरफ क्या होती है, छाएँ छाएँ दिखाई देती है। इसलिए उनमें जो फिल्म बनती है वो क्या होती है, फिल्म मतलब जो उनकी जो परत होती है, जो काली काली जो परत होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसको पोलराइड कहते हैं। देखो, पोलराइड एक ऐसी डिवाइस है बच्चों जो क्या करती है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करती है। समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब होता है कि ये जो कांच है ना, इसमें लास्ट में जो तीव्रता है वो आपको न्यूनतम प्राप्त होती है या लगभग शून्य प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो पोलराइड की परिभाषा होगी, जो समतल ध्रुवित प्रकाश जिसकी सहायता से हम उत्पन्न कर सकते हैं वो क्या होता है, पोलराइड होता है। पोलराइड जो होता है ना, वो एक सस्ती व्यापारिक युक्ति होती है जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित होती है और कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके बनने की प्रोसेस की। तो पोलराइड की जो फिल्म होती है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं हर्पेटाइट या कुनेन, ठीक है, और उसमें भी कौन, आइडोसल्फेट के सूक्ष्म क्रिस्टल जो होते हैं ना, वो नाइट्रोसेलुलोज की पतली परत पर इस प्रकार से रखे जाते हैं कि इन सभी की प्रकाशिक अक्ष परस्पर समांतर हो। यानी जैसे आपको पता है कि हम जो चिंगम होते हैं ना, चिंगम खा रहे होते हैं, चिंगम को अपन कहीं भी चिपका सकते हैं और चिंगम को चिपका कर आप उस पर कोई पत्थर रख दो, चिपक जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, जो नाइट्रोसेलुलोज होती है, जो चिंगम की तरह होती है, वो एक पतले कांच पर क्या होती है, पूरी तरीके से फैला दी जाती है। ठीक है, और फिर उस पर आयोडोसल्फेट जो होते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार से, ये पूरे ब्लैक होंगे, इस प्रकार से यहाँ इसके ऊपर इस प्रकार से रखने हैं कि प्रकाशिक अक्ष के क्या रहेंगे, समांतर हैं, और फिर दूसरा कांच इसके ऊपर चिपका देते हैं। चिपकाने से क्या होता है, ये इतनी ज़्यादा होते हैं कि आपस में ये चिपक जाते हैं, फिर पूरे मतलब ये फैल भी जाते हैं ऐसे पूरे के पूरे। तो पूरा भाग क्या होता है, इसमें ये काला हो जाता है और दोनों कांच के बीच में ये परत जमा हो जाती है और पूरी परत क्या होती है, बिल्कुल काली फ्रेम की तरह बन जाती है। ठीक है, चलिए हो गया। हम चित्र की बात करें तो ये हमारा चित्र हो गया। तो देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें अद्वैत प्रकाश डाल रहे हैं। तो अद्वैत प्रकाश डाल रहे हैं, तो अद्वैत प्रकाश के लिए देखिए आप इसके अंदर अद्वैत प्रकाश के लिए बात करते हैं अपन। तो ये अद्वैत प्रकाश हो गया, यानी सूर्य का प्रकाश हो गया, यानी तेज धूप हो गई, और तेज धूप से हमें ये अद्वैत प्रकाश हो गया। ते का निशान जहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, वो अद्वैत प्रकाश है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारी पोलराइड की फिल्म है। पोलराइड की फिल्म ने क्या किया, इस ते के निशान देखो धीरे 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 कंपन कम कर दिया। देखो ये कम कर दिया, यहाँ पर कम कर दिया ना, और कम करके लास्ट में क्या किया, बिल्कुल एक दिशा में इसको सीमित कर दिया। और ये क्या होता है बच्चों, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। यानी पहले क्या हुआ, अद्वैत प्रकाश था, और अद्वैत प्रकाश को धीरे उसने क्या किया, पोलराइड के माध्यम से हमने उसको चेंज कर दिया, किसमें, समतल ध्रुवित प्रकाश में। ध्यान रखना, हर्पेटाइट क्रिस्टल के अक्ष अंदर की ओर आपके साथ रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हर्पेटाइट के जो क्रिस्टल के अक्ष है ना, वो यहाँ पर साथ में रहेंगे, बिल्कुल बीच में ब्लैक ब्लैक आप डॉट बना देना, जैसे अभी आपको समझाते हुए आपको बताया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कार्यविधि की। सिंपल सा है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था वही आपको करना है कि दो किरणें प्राप्त होंगी कि जब अद्वैत प्रकाश को, सीधी सी बात है कि हम तो पोलराइड से क्या करें, अद्वैत प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में प्राप्त कर रहे हैं। तो अद्वैत प्रकाश को जब भी पोलराइड से क्या करते हैं, गुजारते हैं ना, तो अद्वैत प्रकाश है वो दो समतल ध्रुवित किरणों में विभाजित हो जाता है। चलो दो किरणों में विभाजित हो गया, तो एक किरण जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन क्या होते हैं, क्रिस्टल के प्रकाशिक अक्ष के लंबवत हो तो वह पोलराइड के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जैसे धूप में चश्मा हम लगाए जा रहे हैं, तो एक किरण जो लंबवत आ रही है, तो प्रकाशिक अक्ष के क्या है, वो लंबवत है, तो क्या होती है, पोलराइड के द्वारा क्या कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। और एक किरण वो होगी जिससे आपको दिखेगा। ठीक है तो पहली जो किरण है वो तो लंबवत होने से क्या हो गई, अवशोषित हो गई, और दूसरी जो किरण है वो देखिए आप, उसमें प्रकाश इसकी जो कंपन है वो क्रिस्टलों के प्रकाशिक अक्ष के समांतर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, पोलराइड से क्या होती है, पारगमित हो जाती है। इस प्रकार पोलराइड के द्वारा, यहाँ तक है, पारगमित हो जाती है। इस प्रकार पोलराइड के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। आप सीधा बताएंगे कि हमें दो किरणें प्राप्त होती हैं। एक किरण वो जो प्रकाशिक अक्ष की क्या है, लंबवत है, तो उसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। दूसरी किरण वो है जो प्रकाशिक अक्ष की क्या है, समांतर है, समांतर वो क्या होगी, वो आपके पारगमित होगी। ठीक है, जिससे आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड की सहायता से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं पोलराइड के उपयोग। वैसे खूब उपयोगों में वर्तमान में खूब काम आ रहा है, लेकिन हम कुछ नॉर्मल उपयोगों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले
हमें अगर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, उसकी जांच के लिए पोलराइड उपयोग में लेते हैं। 3D की जो आज का चित्र बन रहे हैं, 3D इमिनेशन जो हिलते हुए चित्र बनते हैं, 3 डायमेंशन के जो चित्र बनते हैं, उनमें भी पोलराइड काम में आता है। किसी धातु के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन में हम इसको काम में लेते हैं। वाहनों की हेडलाइटों में जो चकाचौंध है उसको दूर करने के लिए पोलराइड, एक काली लाइट जो होती है ना, लाइट कई बार देखा होगा आपने, लाइट के ऊपर यहाँ एक काली पट्टी चिपका दी जाती है और उससे क्या होता है, उससे जो चकाचौंध है वो प्रकाश की क्या होती है, रात्रि में कम करने के लिए हम पोलराइड का उपयोग लेते हैं, ताकि वो कुछ भाग प्रकाश की तीव्रता को क्या कर ले, वो अवशोषित कर ले। और एक और मैंने आपको बताया था कि रेलगाड़ी में जो एसी कोच के डिब्बे होते हैं उसमें बाहर के प्रकाश को रोकने के लिए क्या करते हैं, उनके जो शीशे होते हैं वो बिल्कुल ही पोलराइड की फिल्म से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों समतल ध्रुवित व अध्रुवित प्रकाश का संसूचन। देखिए इस टॉपिक को मैं 2 बार आपको यहाँ बताने वाला हूँ। 2 बार क्यों बताने वाला हूँ, एक तो हम नॉर्मल बात करेंगे जिसमें ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का संसूचन होगा, और एक बार हम ये बात करेंगे कि पोलराइड से प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे। तो दोनों ये, लेकिन क्या है कि इनका प्रोसेस लगभग सेम है, लगभग सेम है, इसलिए हमें दोनों को एक साथ समझाने का प्रयास करेंगे और आपके समझ में आ भी जाएगा कैसे। वह युक्ति जिससे ये पता चलता है कि प्रकाश ध्रुवित है या अध्रुवित है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम विश्लेषक कहते हैं। ठीक है, और विश्लेषक के रूप में पोलराइड, एक देखो ये, अगर पोलराइड से पूछता है तो आपको पोलराइड शब्द लिखना है। ठीक है, और पोलराइड नहीं पूछता है दूसरा, तो दूसरा बचेगा क्या, टूरमेलिन। अगर आपको ये हेडिंग मिलती है समतल ध्रुवित व अध्रुवित प्रकाश का संसूचन, तब आप पोलराइड शब्द न लेकर क्या लेंगे, टूरमेलिन। पोलराइड अगर शब्द काम में लेते हो तो आपको हेडिंग मिलेगी कि पोलराइड के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे, क्रिस्टल उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश के संसूचन के लिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता को देखा जाता है, और देखते हुए क्या होता है, विश्लेषक को आपतित प्रकाश की दिशा के साथ घुमाते हैं तो हमें निम्न स्थितियां प्राप्त होती हैं। क्या है कि दोनों का ये आंसर सेम है, पोलराइड्स की भी सेम है और टूरमेलिन का भी लगभग सेम है। देखिए जब विश्लेषक को हम घुमाते हैं, ठीक है, ये तो आपका हो गया ध्रुवक, ये हो गया ध्रुवक और ये हो गया हमारा विश्लेषक। ठीक है, अब ध्रुवक हो गया और ये विश्लेषक हो गया। इसको जब घुमाया गया तो एक पूर्ण चक्कर में बच्चों क्या होता है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपतित प्रकाश बच्चों कैसा होता है, वो अध्रुवित होता है। ठीक है, चलो अध्रुवित हो गया। कब आपने क्या किया, इस विश्लेषण को राउंड करवाया, राउंड करवाने से क्या हुआ, पूर्ण चक्कर में निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और कैसे नहीं हुआ वो भी हम बात करेंगे आगे इसमें। तो उसे हम क्या करते हैं, आपतित प्रकाश अध्रुवित प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तो हमने कहा कि प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अगर परिवर्तन हो जाए तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में मान लो घुमाने पर 2 बार पूर्ण चक्र की बात करें तो 2 बार क्या हुआ, अधिकतम, और 2 बार न्यूनतम प्राप्त हुई। तो ये क्या होता है, ये ध्रुवित प्रकाश होता है। अगर आप इसमें दिखाना चाहो तो डॉट बना देना इसे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर डॉट बनाकर आप इसमें आगे दिखा सकते हैं। ठीक है, नो लाइट मतलब तीव्रता क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। ठीक है, चलो बात करते हैं। और यदि विश्लेषक को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता तो कम होती है, लेकिन एक पूर्ण चक्र में कभी शून्य नहीं होती, तो वो क्या होता है, वो प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। तो ये तो हो गया आंशिक अध्रुवित जो प्रकाश है, वो उसे किस प्रकार से हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। यानी जब आपने टूरमेलिन को घुमाया तो फर्स्ट केस के अंदर मान लो कि अगर तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आपको अध्रुवित का अध्रुवित मिलने वाला है। और अगर आपने घुमाया एक पूर्ण चक्र में 2 बार आपने न्यूनतम प्राप्त होगी, 2 बार आपको अधिकतम प्राप्त होगी, और तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, नो लाइट, कोई प्रकाश नहीं। ठीक है, और तीसरा ये है कि आपने घुमाया है, तीव्रता भी कम हुई है, लेकिन कभी शून्य प्राप्त नहीं हुई, तो क्या होती है, आंशिक रूप से आपको समतल ध्रुवित प्रकाश वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इस चित्र से अगर मान लीजिए आपको केवल ये पूछ ले कि पोलराइड के द्वारा आप समतल ध्रुवित प्रकाश का संशोधन कैसे करेंगे, तो आप बताएंगे कि हम पोलराइड रखते हैं, टूरमेलिन की जगह क्या कर देंगे, पोलराइड। और फिर आप कहेंगे पोलराइड से जब हमने प्रकाश को क्या करवाया, निर्गत करवाया, तो अगर तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दैट मीन्स वो आंशिक नहीं अध्रुवित प्रकाश है। और अगर 2 बार एक पूर्ण चक्र में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम होती है तो तीव्रता 0 हो जाती है। ठीक है, वो आपका हो गया ध्रुवित प्रकाश। और तीसरा, मान लो कि तीव्रता में परिवर्तन तो हुआ है लेकिन किसी में भी 0 नहीं हुआ, तो वो आंशिक समतल ध्रुवित। पहला अध्रुवित, दूसरा समतल ध्रुवित, और तीसरा आंशिक समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो इसी प्रकार से बस चित्र आप ये बना देना। अब ये जो बीच में जो आप देख रहे हैं बार जो तीव्रता में परिवर्तन हुआ, हमने एक बार कहा कि 2 बार हो गया, फिर 2 बार न्यूनतम, 2 बार अधिकतम, वो कैसे हुआ उसकी हम बात करते हैं। तो उसके लिए हमें समझनी होगी पोलराइड की समांतर व्यवस्था।
ठीक है। जो विश्लेषक हम काम में ले रहे हैं, चाहे वो पोलैरिड है या वो टूरमेलिन है, हमें उसकी बात करनी होगी, उसकी समांतर व्यवस्था की बात करनी होगी। तो समांतर व्यवस्था में देखिए आप कि जब ध्रुवक और विश्लेषक, देखो मान लीजिए एक तो आपके पास ये है, ठीक है, ये हो गया ध्रुवक, और एक आपके पास ये है विश्लेषक, ठीक है। अब आप इसको ना सेम का सेम ऐसा कैसे उठाकर इसके ऊपर रख दीजिए, इसके ऊपर रख दोगे तो मान लो ये लाइन से लाइन मिल गई, ये लाइन से लाइन मिल गई, ठीक है। तो अब हम इनके आर पार देख सकते हैं। तो ये होती है समांतर व्यवस्था। और एक होती है क्रॉसित। अब इसी को अगर आप इसके ऊपर ऐसे रख देंगे उल्टा तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो गया। तो अब तीव्रता पहले वाले से क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि पहले तो क्या थे, दोनों की जो लाइनें थी वो एक दूसरे के समांतर थी, तो आर पार प्रकाश अधिकतम प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब जैसे आपने क्रॉसित कर दी तो ये छेद बिल्कुल ही लगभग बंद हो जाएंगे और इसमें से जो प्रकाश आएगा वो बिल्कुल कम आएगा, तो उसे हम कहते हैं क्रॉसित व्यवस्था। तो एक तो हो गया आपके समांतर व्यवस्था। तो समांतर व्यवस्था में क्या करना है, ध्रुवक और विश्लेषक दोनों को एक दूसरे के समांतर रखना है। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी बच्चों, अधिकतम होगी, क्योंकि वहां से प्रकाश आर पार जा सकता है। और ये जो व्यवस्था है वो पोलैरिड की क्या होती है, वो पोलैरिड की समांतर व्यवस्था कहलाती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो बात करते हैं क्रॉसित व्यवस्था की। तो अगर ध्रुवक और विश्लेषक अर्थात दोनों जो पोलैरिड हैं उनकी जो प्रकाशिक अक्ष है वो परस्पर क्या करते हैं, लंबवत, यानी एक की अगर ऐसे है तो दूसरे की आपको करनी है ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। तो लंबवत होने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, शून्य हो जाती है। और पोलैरिडों की इस व्यवस्था को हम कहते हैं क्रॉसित व्यवस्था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे मेलस के नियम की। छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं साथ में। इस नियम के अनुसार बच्चों क्या होता है, ध्रुवक तथा विश्लेषक के मध्य, तो एक तो जैसे अभी बात की पोलैरिड से हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें एक तो ध्रुवक होता है और एक क्या होता है, विश्लेषक होता है, ठीक है। अब ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य से अगर निर्गत प्रकाश की तीव्रता की बात की जाए तो दोनों अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या मतलब हो गया यहाँ पर कॉस थीटा से, ठीक है, और के वर्ग यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य से जो भी तीव्रता निकल रही है वो तीव्रता यानी आई, ठीक है, दोनों अक्षों के मध्य का कोण मान लेते थीटा की कोज्या मतलब कॉस थीटा के वर्ग मतलब स्क्वायर की क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी आई समानुपाती कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आई समानुपाती कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको बराबर करते हैं तो जाहिर सी बात है नियतांक लेना पड़ेगा, और नियतांक यहाँ पर होता है आई नोट को कहते हैं निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता। या आई नोट क्या हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, जिसका मतलब है निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता। और ये अधिकतम तीव्रता अधिकतम कब होती है, जब थीटा का मान क्या होता है 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 का मान क्या हो जाता है, कॉस 0 का मान 1 हो जाता है, और 1 होगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई नोट, ठीक है। तो अधिकतम मान कब प्राप्त हो रहा है, जब ध्रुवक और विश्लेषक की अक्ष क्या होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं, दोनों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। जैसे ये उंगलियां, इनको अपन ऐसे रख दें और अब ऐसे रख देंगे, तब देखो डब्बे डब्बे बन गए, ठीक है ना। और जब ऐसे रखेंगे तो आर पार जितना पहले देख रहे थे आप उतना ही देख सकते हो, मतलब अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। और अगर हम बात करें थीटा की π/2, तो थीटा π/2 तो cos 90 कितना हो जाएगा बच्चों, आई बराबर आई 0 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी π/2, तो cos स्क्वायर π/2 हो गया कितना 0। तो टोटल तीव्रता कितनी होगी, आई बराबर 0। न्यूनतम मान, इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ध्रुवक और विश्लेषक की अक्ष एक दूसरे से क्या होती हैं, वो लंबवत होती हैं, अथवा हम ये कह सकते हैं कि क्रॉसित अवस्था में होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर न्यूनतम प्राप्त हो गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हम बात करें किसकी, हम पढ़े थे ध्रुवण की बात कर रहे थे और समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की बात कर रहे थे। तो एक विधि आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और उस विधि में जो भी मैटर था वो हमने सारा एक साथ उसके साथ रखा था और उसको सॉल्व कर दिया है। अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है कि परिकिरण के द्वारा ध्रुवण कैसे करेंगे। देखिए परिकिरण का मतलब क्या है कि जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है, तो वो जैसे से वायुमंडल में आगे बढ़ेगा तो वहाँ धूल के कण है, जलवाष्प है, नमी है, उनसे वो क्या होगा, उसकी स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग होती है तो प्रकाश फैल जाता है। तो उस केस में कैसे हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं वो देखते हैं। तो आकाश का रंग बच्चों आपको पता है नीला दिखाई देता है। इस नीले भाग से आने वाले प्रकाश को जब एक घूमते हुए पोलैरिड में से हम देखते हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता बढ़ती और घटती हुई दिखाई देती है, ऊपर नीचे होते हुए वो दिखाई देती है। जब सूर्य से आने वाला वह प्रकाश
जो पृथ्वी के वायुमंडल के अणु से टकराता है तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगी, उसके साथ स्कैटरिंग हो जाएगी, परिक्रमण हो जाएगा, और उसके कारण वो अपनी दिशा भी क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो देखो कुछ इस प्रकार से ये क्या आ रहा है, ये अद्वैत प्रकाश आ रहा है, लेकिन प्रेक्षक की ओर जब ये जाता है तो ये क्या होता है, ध्रुवित रूप में प्राप्त होता है। ठीक है ना भाई, आपके लिए तो क्या हो गया, एक विशेष दिशा में सीमित हो गया, जबकि वो जा कहाँ था, वो तो चार तरफ जा रहा है, जबकि आप जिधर देख रहे हो उधर वो आपको भी दिख रहा है, तो आपके लिए क्या हो गया, एक विशेष दिशा हो गई। तो इसका कारण क्या है, आपतित सूर्य प्रकाश बच्चों आपको पता है क्या होता है, अध्रुवित होता है, और आपतित तरंग के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, क्योंकि आपको पता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अणु में इलेक्ट्रॉन इन दोनों दिशाओं में क्या होते हैं, गति ग्रहण कर लेते हैं। जब एक प्रेक्षक सूर्य की दिशा के 90 डिग्री पर देखता है, ठीक है, सूर्य से 90 डिग्री देखता है, 90 डिग्री देखता है, तो वह आवेश जो तीर युक्त रेखाओं के समांतर त्वरित होते हैं, तीर युक्त का मतलब ये वाला तीर युक्त, ठीक है, और ये कागज के तल के लंबवत, तो तीर युक्त रेखाओं के समांतर त्वरित होते हैं। इस प्रेक्षक की दिशा में ऊर्जा क्या नहीं होती, विकृत नहीं करते, क्योंकि उनके त्वरण का कोई अनुप्रस्थ घटक नहीं है, क्योंकि वो सीधी दिशाओं में क्या हो रहा है, चार दिशा में क्या हो रहा है, गमन कर रहा है। जबकि अणु कागज के तल के लंबवत केवल बिंदुओं को परिक्रांत करता है जो पूर्णतः क्या होते हैं, ध्रुवित होते हैं। जो नीचे की डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं ना, वो क्या होते हैं, ध्रुवित होते हैं। इसलिए अणु के द्वारा परिक्रांत विकिरण को बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार आकाश से नीले परिक्रांत प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या होती है। ठीक है, इस प्रकार, और एक और साथ में ध्यान रखना आप, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है तो उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, और वही कलर एक अधिकतम दूरी से लाल रंग ही हमारे समीप आ सकता है। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, उसका परिक्रमण सबसे कम होता है। बच्चों, हम बात करते हैं हमारे कोर्स में जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 8, और वो जुड़ा हुआ है किससे, पोलराइड से। चलो सॉल्व करते हैं। जब दो क्रॉसित पोलराइड, क्रॉसित है तो तीव्रता न्यूनतम होगी ना, और समांतर होते हैं तो अधिकतम होती है, तो बीच में पोलराइड की एक तीसरी सीट को घुमाया जाता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की हमें विवेचना करनी है कि क्या उसमें कुछ प्राप्त होगा। चलो देखते हैं। माना कि प्रथम पोलराइड क्या आपका P1 है, और P1 से जो तीव्रता आ रही है वो क्या है, I0 है, कोई दिक्कत नहीं है। और P1 और P2 क्या है, परस्पर क्रॉसित हैं। ठीक है, तो P1 से जो निर्गत ध्रुवित प्रकाश है वो P2 से नहीं गुजर पाएगा क्योंकि क्रॉसित है। ठीक है, अब इनके बीच पोलराइड की तीसरी सीट P3 को रखकर हमने क्या किया, घुमाया। तो घुमाने के बाद मान लेते हैं कि तीव्रता क्या होगी, तीव्रता मेलस के नियम से हो जाएगी, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है। चलो, तो और थीटा क्या है, P1 और P3 बीच में जो आपने रखी उसकी, भाई एक तो पहले से P1 थी, एक P2 थी, अब आपने बीच में क्या ले ली, P3, ये P1 थी और ये आपकी हो गई P2। ठीक है, अब P1 और P2 क्या है, क्रॉसित है, तो क्रॉसित और तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, अब आपने P3 रख दी तो थीटा आपने मान लिया, दोनों के अक्षों के बीच में कोण मान लिया अपन ने थीटा। ठीक है, और I0 क्या होती है, अधिकतम तीव्रता होती है। तो अब ये माने कि चलो ये तो इसके बीच में होगी, अब P3 और P2 की बात कर लो, P3 और P2 की बात करें तो हम थीटा डैश कर लेंगे और तीव्रता क्या कर लेंगे, I डैश कर लेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं अपन, तो I डैश बराबर I cos स्क्वायर थीटा, और थीटा डैश क्या हो गया, P3 और P2 की पारित अक्षों के बीच का कोण हो गया। अब थीटा डैश हम कह सकते हैं 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि क्रॉसित व्यवस्था में क्या होते हैं, 90 डिग्री होता है, और फिर आप उसमें क्या करो, एंगल चेंज करो तो π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा I डैश बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर अपन चेंज कर देंगे क्या, cos स्क्वायर π/2 माइनस थीटा। ठीक है ना भाई, देखो आप ये क्या है, I है ना, तो I की वैल्यू हमने क्या कर दी, I0 cos स्क्वायर थीटा, पहले वाली तीव्रता जो अधिकतम थी उस केस में, और सॉरी न्यूनतम थी, और अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो cos स्क्वायर थीटा था, थीटा डैश था, थीटा डैश को हमने कर दिया π/2 माइनस थीटा कर दिया। अब I डैश बराबर क्या है, I0 cos स्क्वायर थीटा, और ये चला गया किसमें, साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, ये भी आई है अपना। तो I0 स्क्वायर की बात करते हैं, I0/4 और साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो देखो अब हमने इसको सोल्व कर दिया यहाँ पर, और इसको सोल्व किया तो ये आ गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो देखो क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके हिसाब से हमने सोल्व कर दिया। तो I0/4। तो अब देखो तीव्रता अधिकतम कब होगी, जब थीटा का मान क्या होगा, जब थीटा का मान क्या होगा, π/4 होगा। π/4 होता है तो मल्टीप्लाई 2 करते हैं, तो ये आ गया क्या, π/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और जब π/2 होगा तो साइन नंबर मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और I डैश का मान क्या आ जाएगा, I0/4 आ जाएगा। तो कोण थीटा इक्वल π/4 के लिए पारगमित प्रकाश की तीव्रता क्या होती है बच्चों, अधिकतम प्राप्त होती है। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल है, उसकी भी बात कर लेते हैं।
एक समतल कांच का पृष्ठ है और अद्वैत प्रकाश क्या होता है उसके ऊपर आपतित होता है। तो आपतन कोण कितना होना चाहिए जिससे कि परावर्तित या अपवर्तित किरण परस्पर क्या हो, लंबवत हो। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, I + R = 90 डिग्री होता है ना, उसी कंसेप्ट से हम इसको सोल्व करेंगे। परावर्तित अपवर्तित किरण के लिए एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होती हैं, तो आपतन कोण ब्रूस्टर कोण कहलाता है। नहीं, हम इसे ब्रूस्टर कोण वाले नियम से सोल्व करेंगे, ब्रूस्टर नियम से करेंगे। तो 10IB बराबर क्या होता है, n होता है। n का मान, इसमें कांच है, शायद कांच है, तो कांच के लिए कितना हो गया, n का मान आपको पता है 3/2 होता है, यानी 1.5 होता है। ठीक है, अब IB बराबर 10 इनवर्स 1.5 और लगभग ये चला जाएगा आपके 57 डिग्री। यानी देखो 10/60 क्या होता है, √3 होता है ना, तो लगभग 1.7 हो गया। 1.7 फिर 1.6 फिर 1.5, तो P हो गया लगभग 58 से नीचे आएगा, क्योंकि 1.73 होता है √3, तो 0.3 0.3 0.3 0.9, 3 एंगल कम कर दो, तो 3 एंगल कम करेंगे तो लगभग ये हो जाएगा 57 डिग्री। ठीक है, जो वायु के कांच के अंतरापृष्ठ पर ब्रूस्टर कोण होता है। भाई ये लगभग कोण होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने √3 से हिसाब लगाया कि देखिए 1045 तो होता है 1 और 1060 आपका होता है √3 हो गया 1.73, तो 1.7 1.6 1.5, फिर सब में 0.3 थोड़ा और ले लेते हैं, तो 0.9 हो गया। तो इस तरीके से हमने 3 डिग्री थोड़ा कम कर दिया, तो लगभग है ये, एक्यूरेट भी नहीं कर सकते, 57 डिग्री। ठीक है, चलो, तो ये हमने इस पर एग्जाम्पल सोल्व कर दिया। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ा है वो बहुत ही शानदार टॉपिक थे, सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना, सुनना और इसको कॉपी में नोट्स अच्छे से इसके तैयार करना। तो बच्चों अब ये जो चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी, एज ए सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकल पार्ट इसका हम पूरा कर चुके हैं। अब जो इसके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं उसके लिए बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।